हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है इनंडेट। इनंडेट का पहले नाउन फॉर्म करते हैं। इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आता है एंड दैट इज इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ गई है। तो अगर किसी चीज़ की बाढ़ आ गई है, बैक टू बैक वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? इनंडेशन हो गया है। एक और वर्ड होता है इसका डेल्यूज। फिर एक और वर्ड होता है बैराज। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? फ्लड मीन्स ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ समथिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज़्यादा। कोई चीज़ हद से ज़्यादा आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इनंडेशन हो रहा है, डेल्यूज हो रहा है, बैराज आ रहा है, फ्लड हो रहा है। तो ये सारे के सारे नाउन्स थे। इन्हीं नाउन का वर्ब फॉर्म क्या है? इनंडेट करना। तो इनंडेट करने का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ को भर देना, पानी से भर देना या किसी भी चीज़ से भर देना, दैट इज व्हाट इनंडेट कर देना। फ्लड कर देना, ओवरवेल्म कर देना, सबमर्ज कर दिया। सबमर्ज मीन्स आपने उस चीज़ को डुबो दिया, मीन्स आपने क्या किया? उस चीज़ को भर दिया। एंटोनिम्स: ड्रेन कर दिया, पानी निकाल दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, पानी निकाल दिया, ड्राई कर दिया, सुखा दिया। तो अचानक से जो बारिश हुई, इसकी वजह से जो नदी थी वो उसने क्या किया? भर दिया आसपास के विलेजेस को, नियर बाय विलेजेस को क्या किया? भर दिया। अगला वर्ड है स्क्रूपुलस। डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लास्ट में OUS है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो जो इंसान स्क्रूपुलस होता है वो कैसा होता है? वो बहुत ही केयरफुल होता है अपने काम में, बहुत सोच समझ के काम करता है। वेरी केयरफुल, थॉरो, मॉरल वैल्यूज उसकी हाई होती है, ऑनेस्ट होता है, सही काम करता है, कभी भी गलत काम नहीं करता। कौन इंसान? जो स्क्रूपुलस होता है। कंशंटियस होता है, मेटिकुलस होता है, एथिकल होता है, ऑनेस्ट होता है, मीन्स बहुत ही सोच समझ के अपना काम करता है, कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। तो ये बहुत ही पॉजिटिव टोन का वर्ड है। एंटोनिम्स क्या हो गए? केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, अनएथिकल है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। केयरलेस तो लिख ही लिया हमने। केयरलेस का एक सिनोनिम होता है लैक्स है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता चीज़ों के ऊपर। तो वो क्या है? एक स्क्रूपुलस रिसर्चर है, वो बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करती है। वो इंश्योर करती है, इस चीज़ को गारंटी करती है कि हर जो डिटेल उसने फिल करी है वो क्या हो? एक्यूरेट हो, वो सही हो। चलो केयरफुल की बात हुई है तो सिनोनिम्स रिवाइज करने का हमें मौका मिल गया है। जल्दी से मुझे सभी लोग मुझे सिनोनिम्स बताएंगे केयरफुल के। फटाफट 20 सिनोनिम्स बताने हैं आज। 20 बहुत ज़्यादा हो गए, चलो ट्राई करते हैं। प्रूडेंट, चेरी, वेरी, मेटिक्यूलस, कॉशियस। बोलते बोल बोल के करोगे है ना? बोल के करते हैं तो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। सर्कमस्पेक्ट, डिलिजेंट, मेहनत करने वाले, केयरफुल रहने वाले, मेहनत करते समय। विजिलेंट। फिर थोड़े स्किल वाले कर लेते हैं जिनके अंदर स्किल होती है। अडेप्ट, डेफ्ट, वाइज, डेक्स्ट्रस, इंजीनियस, एस्ट्यूट, एड्रॉइट, विटी, shrewd, canny, sagacious, perspicacious, fastidious। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हो गए 20। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान जो सोच समझ के काम करे, हीडफुल हो, अलर्ट हो, वॉचफुल हो। अलर्ट का एक सिनोनिम होता है ऑन द बॉल हो, ऑन हिज टोज हो। इसका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एकदम अलर्ट है, पूरे टाइम केयरफुल है, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, हमेशा एक कान ग्राउंड पे रखता हो।
इन्फॉर्म्ड रहता हो, केयरफुल रहता हो, अलर्ट रहता हो। चलो हाँ, फिर वो वर्ड्स आ जाते हैं जो नाउन फॉर्म होते हैं। ये सारे तो एडजेक्टिव थे, है ना, ये इडियम्स थी। फिर नाउन फॉर्म के कुछ आ जाते हैं, वर्चुओसो, माइस्ट्रो, डोयन। इन सब का मीनिंग कहता है जो काम इंसान अपने काम में बहुत अच्छा हो। एक और वर्ड प्रोफिशिएंट हो, अपने काम में बहुत ही अच्छा हो। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ मैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्विंस। लास्ट में कल पता है क्या हुआ मेरे ना, पता नहीं गर्दन में ना, नेक में झटका आ गया। मैं हल्का सा भी इसे मूव कर रही हूँ ना, बहुत तेज पेन हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं एक ही जगह स्टिल रह के पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई कुछ रेमेडी हो ना तो मुझे बताना है कैसे ठीक हो सकता है। चलो कन्विंस, लास्ट में ANC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। कन्विंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी गलत काम में किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपका क्या है, कन्विंस है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। मीन्स विलिंगनेस टू सीक्रेटली अलाउ और टू बी इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी के गलत काम में इन्वॉल्व हो। कॉल्यूजन मीन्स इन्वॉल्वमेंट, कॉम्प्लिसिटी मीन्स इन्वॉल्वमेंट, कॉन्स्पिरेंसी मीन्स क्या, षड्यंत्र रच रहे हो। तो किसी के गलत काम में इन्वॉल्व हो, इसका मतलब क्या है, कॉन्निवेंस। एंटोनिम्स, आप उसके खिलाफ हो। ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस, आप उसके खिलाफ हो। डिसअप्रूवल, आप उसको डिसअप्रूव, जो वो काम कर रहा है आप अप्रूव नहीं कर रहे, आप उसके खिलाफ हो। तो कंपनी की जो सक्सेस थी वो किसके ऊपर बिल्ट थी, कि सब मिले हुए थे। कौन कौन मिले हुए थे, जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स थे वो सब क्या थे, मिले हुए थे। तो कंपनी की सक्सेस जो थी वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी। अच्छा, कन्विंस जैसा एक और शब्द होता है बट मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। जगह है यहाँ पे, है यहाँ पे मिल गई मुझे जगह। दैट इज व्हाट कॉन्विवियल। कॉन्विवियल शब्द का मीनिंग क्या होता है, कल ही पढ़ा था, याद करो। तो कॉन्विवियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ही फ्रेंडली होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स बता दो जल्दी से। जीनियल होता है, कॉर्डियल होता है, कॉन्जीनियल होता है। मैं अपने आप को ज़रा हटा लेती हूँ। फिर क्या बोल सकते हैं, एफेबल है, एमिकेबल है, एमिएबल है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडली है। तो ये सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, कि वो इंसान क्या है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे रिश्ते रखता है। कॉर्डियल लिख लिया हमने। यस चलो आ जाते हैं बाइजेंटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डबल स्टार जिन वर्ड्स में मार्क करती हूँ ना, उन वर्ड को तो अपने कॉपीज में ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए। वो वर्ड्स वो होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। एक बार मैं वापस आ जाती हूँ। बाइजेंटीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो मीन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को क्या बोलते हैं, बाइजेंटीन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोल्यूटेड, लेब्रिंथीन। एंटोनिम्स क्या हो गए, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है। तो कंपनी की जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ थी उन्होंने डिफ़िकल्ट बना दिया एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो समझ पाए। तो कंपनी की क्या थी, कंपनी की इतनी अजीब सी पॉलिसीज़ थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ थी। चलो कॉम्प्लिकेटेड की बात कर ही ली है तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड की कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है मतलब कैसी है, कॉन्वोल्यूटेड है, पजलिंग है, एनिग्मेटिक है, बीफडलिंग है, एब्स्ट्रूज है, ईजोटेरिक है। फिर 3 वर्ड्स तो वो हो ही गए, बाइजेंटाइन है, लेब्रिंथीन है, ये वाले वर्ड्स हो गए। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, कि वो चीज़ कैसी, हाँ नॉटी है, कि सरपेंटाइन है, सर्किटस है, टॉर्टुअस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, कि वो चीज़ कैसी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है, इंट्रिकेट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यस
अगला वर्ड है कनंड्रम। इन्हीं ये सारा है कॉम्प्लिकेटेड, इसी का नाउन फॉर्म है कनंड्रम। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज कैसी होती है? हाँ, रिकनडाइट भी लिख सकते हो। रिकनडाइट है मीन्स कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है समझना। अच्छा, इन्हीं वर्ड्स का नाउन है कोनंड्रम। कोनंड्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे एडजेक्टिव्स थे। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है तो क्या होती है? अब मुश्किल होती है। अभी मुश्किल होती है मतलब पहेली होती है, उलझन होती है। अ कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब कोनंड्रम है। पजल है, डिलेमा है, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो ये चीज़ कैसी है? प्रॉब्लमैटिक है। एंटोनिम्स क्या हो गया? सोल्यूशन है, आंसर है, रेजोल्यूशन है। तो जो डिसीजन था कि नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या था? एक रियल कोनंड्रम था। कोनंड्रम मीन्स प्रॉब्लम था। किसके लिए एक रियल प्रॉब्लम था? बोर्ड मेंबर्स के लिए। तो बोर्ड मेंबर्स के लिए एक रियल प्रॉब्लम था कि कौन सा डिसीजन कि हम नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोनंड्रम, बहुत बार एग्जाम्स में आया। इनफैक्ट ये सारे वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा चलो, इन वाले वर्ड्स की बात की है तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड वर्ड है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज हो गए हो तो उसके मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। मतलब आप चौंक गए उस चीज़ को लेके कि समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। तो इसके मुझे कुछ सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। बहुत बार रोज कर रहे हैं एक तरीके से। अगर आप सरप्राइज हो तो क्या हो? अमेज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, एस्टाउंडेड हो, बैफल्ड हो, मडल्ड हो। मडल में कंफ्यूज से, एस्टोनिश्ड से हो। बीफडल्ड हो, फ्लैबरगास्टेड हो, बेविल्डर्ड हो, बेविल्डर्ड हो। और क्या लिख सकते हैं? स्टन्ड हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप क्या हो? बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो कि ये हुआ तो हुआ क्या। अच्छा, फ्लैबरगास्टेड में ना डबल पी, इसको ठीक कर देना। ये हुआ तो हुआ क्या। हाँ, बैम्बूजल्ड हो, राइट। परप्लेक्स्ड हो, स्टैगर्ड हो। स्टैगर्ड का मीनिंग भी होता है चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना कि हुआ तो ये हुआ क्या। स्टार्टल्ड हो, चौंक गए, हुआ तो हुआ क्या। बेम्यूज्ड हो, फ्लमॉक्स नहीं लिखा, फ्लमॉक्स्ड हो कि ये हुआ तो हुआ क्या। याद रहेंगे? अपने आप को मैं थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, आपको वर्ड्स दिख जाए। सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे? एडजेक्टिव फॉर्म थे या वर्ब की थर्ड फॉर्म्स थे। आ जाते हैं यहाँ पे फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड का मतलब क्या होता है? आपके कॉलेज में फेलिसिटेशन का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे क्या करते हैं? आपको ऑनर किया जाता है, मतलब फेलिसिटेट किया जाता है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसी को प्रेज करना, ऑनर करना, पब्लिकली फेलिसिटेट करना। कॉन्ग्रेचुलेट किया, ऑनर किया, एक्नॉलेज किया। एंटोनिम्स क्या किया? बुराई कर दी, रेप्रीमांड कर दिया, डिनाउंस कर दिया, बुराई कर दी। तो एम्प्लॉयज़ को ऑनर किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया एनुअल अवार्ड सेरेमनी में। उनको उस चीज़ के लिए क्या किया गया? ऑनर किया गया। उस चीज़ के लिए उनको क्या किया गया? फेलिसिटेट किया गया। चलो, बुराई करने की बात कर रहे हैं तो बुराई के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे जल्दी से मुझे। क्रिटिसाइज, denounce, very good. Belittle, demean, condemn, jeer, एक सेकेंड, sneer, jibe, taunt, mock, censure, disparage। इन सब का मीनिंग क्या है? बुराई करना। फिर थोड़ा डांटने वाले वर्ड लिख लेते हैं। चेस्टाइज, कास्टिगेट करना, डांटना, चाइड करना, डांटना, एडमोनिश करना, डांटना, रेप्रीमैंड करना इस डांटना, रेब्यूक करना इस डांटना।
पुल अप करना का मतलब क्या होता है? डांटना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? डांट रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो, खराब बोल रहे हो सबके सामने। याद रहेंगे सभी को? सारे के सारे क्या है? वर्ब्स हैं। अच्छा, तारीफ के भी कुछ वर्ड्स बता दो मुझे। तारीफ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यूलोजाइज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, कमेंड कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? डांट रहे हो। अब तो याद हो रहे हैं वर्ड्स, बार बार रिपीट हो रहे हैं तो याद हो रहे हैं सभी को। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, इनएविटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनएविटेबल मीन्स जिससे आप बच नहीं सकते, जो होगा ही होगा। सर्टेन टू हैपन है, अनअवॉइडेबल है, नहीं बच सकते भाई उससे। अनअवॉइडेबल है, सर्टेन है, इनएस्केपेबल है, इनएग्जोरेबल है। फिर वो वर्ड जो जीतेगा ही जीतेगा, उसके क्या होते हैं? मतलब आप उसको हरा नहीं सकते। इनविंसिबल है, इम्प्रेग्नेबल है, अनअसेलेबल है, इनवल्नरेबल है। मतलब आप उसको हरा नहीं सकते, राइट। एंटोनिम्स, अवॉइडेबल है, अनसर्टेन है, प्रिवेंटेबल है। मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आप उससे क्या कर सकते हो? आप उससे बच सकते हो। तो जो फेलियर था प्रोजेक्ट का वो इनएविटेबल था। आप उस फेलियर से बच नहीं सकते थे क्योंकि पुअर प्लानिंग थी, प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई थी, रिसोर्सेज की क्या थी? कमी थी। तो इसका मतलब आप उस चीज़ से बच नहीं सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनएविटेबल, बहुत बार एग्जाम में आया है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेनल। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आज सारे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनल का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा और भाई क्या हाल चाल है, आपने क्या बोला? वही हड्डी है वही खाल है। तो इसका मतलब आपने मुझे कैसा स्टेटमेंट दिया? आपने मुझे स्टेटमेंट दिया जो कि कैसा था? बेनल था, मतलब घिसा पिटा, पुराना, कुछ नयापन ही नहीं था उसमें। ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बेनल। लैकिंग ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस, कोई फ्रेशनेस ही नहीं थी। ट्राइट, क्लीशे, डल। फिर एक वर्ड होता है प्लैटिट्यूड। इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही पुराना, बहुत ही घिसा पिटा। एंटोनिम्स, ओरिजिनल है, यूनिक है, फ्रेश है, इनोवेटिव है, मीन्स नया है। तो मूवी का जो प्लॉट था, मूवी की जो कहानी थी, वो इतनी घिसी पिटी थी कि ऑडियंस उसमें एंगेज ही नहीं हो पाई, ऑडियंस को कोई मजा ही नहीं आया, बहुत ही बोरिंग सी थी। चलो अगला वर्ड है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? जांच किसी चीज की। तो अगर आप किसी चीज की जांच कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्क्रूटनी मीन्स जांच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। केयरफुल एंड थॉरो एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन, किसी चीज की बहुत ही केयरफुल जांच को क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, जांच करना। जांच करने का एक और वर्ड क्या होता है? असेसमेंट। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? असेस। असेस का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की जांच करना। ये वर्ब है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है एरर का। ये वाला जो एक्सेस होता है, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। इसका मतलब है आपके पास हक है किसी चीज को यूज करने का, राइट टू यूज। फिर एक ये वाला एक्सेस होता है, इसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ज्यादा होना, मीन्स एक्सेस में होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने सिर्फ एक नज़र मारी और छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो जो प्रपोजल था उसकी बहुत ज़्यादा जांच हुई कमेटी के अप्रूव करने से पहले, तो उस प्रस्ताव की बहुत ही ज़्यादा क्या हुई? जांच हुई। अनलीश आ गया भाई। अनलीश पे तो मैं हमेशा ड्राइंग बनाती हूँ, ये ड्राइंग बच्चों को याद रहती है। डॉग को जिस चीज़ से बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीश, जो पट्टा होता है जिससे डॉग्स को बांधा जाता है। घोड़े को जिससे कंट्रोल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिडल। तो अगर आपने किसी चीज़ को अनलीश कर दिया या अनब्रिडल कर लिया, मीन्स खोल दिया, खोल दिया मतलब रिलीज कर दिया, मतलब उसके ऊपर से कंट्रोल आपने हटा दिया। तो टू रिलीज और सेट समथिंग फ्री, किसी चीज़ को फ्री कर देना।
रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, लेट लूज कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री करने के कुछ वर्ड्स बताओ जल्दी से। लिबरेट कर दिया, इमेंसिपेट कर दिया, गिव लीवे मतलब फ्रीडम दे दिया। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। अनब्रिडल कर दिया। एंटोनिम्स रोक दिया, कंटेन कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, होल्ड बैक कर दिया, रोक लिया, लिमिट लगा दी, लिमिट कर लिया। तो जो डिसीजन था कि कॉस्ट कम की जाएगी, ये किस चीज़ को ओपन कर देगी, किस चीज़ को सामने ला देगी? अ वेव ऑफ एम्प्लॉय ले ऑफ्स। ले ऑफ्स मीन्स एम्प्लॉयज़ जो है उनको निकाल दिया जाएगा। निकाल देने का मतलब क्या होता है? सैक कर दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। उनको क्या दे दिया जाएगा? पिंक स्लिप दे दी जाएगी। गिव अ पिंक स्लिप या सैक कर देने का मतलब क्या होता है? निकाल देना, ले ऑफ कर देना। कोई परेशानी? याद रह गई? चलो फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। चलो वो वाले वर्ड्स भी कर ही लो, रिवाइज हो जाएंगे। किसी के ऊपर से ब्लेम हटा देना, मुक्त कर देना, मतलब उसको फ्री कर देने के और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? एक्सोनरेट करना, वेरी गुड। एक्सकल्पेट करना, एक्विट करना, विंडिकेट करना, एब्सॉल्व करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? किसी के ऊपर से ब्लेम हटा देना, मतलब किसी को माफ कर देना, पार्डन कर देना। किसी को क्या दे देना? एमनेस्टी दे देना, उसके ऊपर से इल्जाम हटा देना। इमेंसिपेट करना, अभी वो तो लिख लिया था ना, इमेंसिपेट लिख लिया, लिबरेट लिख लिया, मीन्स उसको माफ कर देना। चलो फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। हैंड इन मतलब आप किसी को कोई पावर दे रहे हो, ये लो हैंड इन। किसी ने किसी को कोई पावर दी, कोई अथॉरिटी दी, मतलब हैंड इन के। चाबियां देने को भी हैंड इन बोलते हैं। प्लीज हैंड इन द कीज, चाबियां दे दो भाई। तो किसी को कोई अथॉरिटी की पोजीशन देना है, कुछ भी प्रोवाइड करना है, इस हैंड इन करना। कट इन, दो लोग बात कर रहे थे, आपने बीच में क्या किया? कट इन कर दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया। ब्रेक इन का मतलब भी यही होता है, बीच में इंटरप्ट करना, बीच में टांग अड़ाना किसी की बातों में। ब्रेक आउट, बहुत तेजी से कोई चीज़ अगर फैल रही है। फॉर एग्जाम्पल फायर ब्रोक आउट, फायर बहुत तेजी से फैल गई। कोविड पैंडमिक हो गया, कोविड ब्रोक आउट, कोविड बहुत तेजी से फैल गया। तो कोई चीज़ अगर फैल रही है बहुत तेजी से, ब्रेकआउट कर रही है। फिर लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं बच के, लोगों को मार के। फायर, वॉर ब्रोक आउट, लड़ाई फैल गई। फिर एक तीसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को शुरू करना। टर्न अप, कितने लोग टर्न अप हुए भाई इवेंट में? हाउ मेनी पीपल टर्न अप, कितने लोग आए, अपीयर हुए। टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है? व्हाई डिड यू टर्न डाउन दी ऑफर, तुमने ऑफर को टर्न डाउन क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब रिजेक्ट क्यों कर दिया ऑफर को। ब्रेकआउट का मीनिंग एक और लिख लो, टू स्प्रेड। कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, टू स्प्रेड फास्ट इज ऑल्सो अबाउट ब्रेकआउट करना, बहुत तेज़ी से फैलना। श्याम सुंदर जी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। और आपका एसएससी सीजीएल का पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी विशेष हैं, गुड विशेष हैं आपके साथ। चलो आ जाते हैं इडियम्स पे। टू बी इन द स्विम, अगर आप स्विम में हो, मतलब जैसी लहरें हैं, आप उन लहरों में हो, मतलब आपको सब पता है, आप इन्फॉर्म्ड हो, आप अप टू डेट हो, आपको चीज़ें पता है, मीन्स यू आर इन द स्विम। मीन्स आप इन्फॉर्म्ड हो, आप अवेयर हो चीज़ों को लेके, आप अप टू डेट हो। नेक्स्ट, कांट कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? वो स्टैंडर्ड ही पूरा नहीं कर पा रहा, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर पा रहा। ही मीन्स ही कांट कट द मस्टर्ड, मतलब वो उतना एडिक्वेट है ही नहीं, वो इतना सही है ही नहीं जो कम्पीट भी कर सके, पार्टिसिपेट भी कर सके। पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ना, वो भी उसके अंदर नहीं है। मीन्स ही कांट कट द मस्टर्ड, मतलब वो एक सही बंदा नहीं है, वो एडिक्वेट बंदा नहीं है काम के लिए। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जब जिंदगी में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं तभी जिंदगी में मज़ा आता है। तो न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। तो नई नई चीज़ें होती हैं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो ज़िंदगी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वैग द डॉग। वैग द डॉग का मतलब क्या होता है? कोई एक टॉपिक पे चर्चा हो रही है, आप चाहते हो कि ये चर्चा ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर लो। तो इसका मतलब क्या है? आपने टॉपिक को चेंज किया किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे,
तो इसको बोलते हैं वैग द डॉग, टू चेंज द टॉपिक फ्रॉम समथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू समथिंग दैट इज नॉट। तो कम इंपॉर्टेंट चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे चेंज करना इज वैग द डॉग। थंब वंस नोज, किसी की नाक पे आपने क्या किया, थंब लगा दिया, मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अ जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, उसको खराब फील करवा दिया, उसको डिसरिस्पेक्ट किया मीन्स आपने उसकी नोज को क्या किया, थंब किया। डॉग के बहुत सारे इडियम्स होते हैं। टॉप डॉग अगर कोई है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। डॉग विथ टू टेल्स का मतलब क्या होता है, डॉग विथ टू टेल्स मतलब बहुत ही खुश है, वेरी हैप्पी। तो एनिमल्स के, कलर्स के बहुत सारे इडियम्स होते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं ये इडियम्स, एनिमल्स के इडियम्स, कलर्स के इडियम्स। तो जो आप लोगों ने वोकैबुलरी वाला चैनल जो मैंने बनाया है ना, जिसमें मैं आपको अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रही हूँ हर वर्ड के, जो हम एडिटोरियल में पढ़ते हैं, अब मैं उसके आपको कलर बेस्ड इडियम्स, एनिमल्स बेस्ड इडियम्स भी देना शुरू करूंगी शॉर्ट्स में। तो आप आदत बनाओ, रोज रोज रिपीटेशन मोड में चार पांच शॉर्ट्स देखते रहो, 4-5 मिनट 4-5 मिनट। तो ये सारे इडियम्स, सारी वोकैब, सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद होते हुए चलेंगे। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बरो ट्रेजेडी, ऑन द कोल माइनिंग ट्रेजेडी इन असम्स डीमा हसाओ। तो असम के डीमा हसाओ एक एरिया का नाम है, वहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई है, वहाँ पे एक हादसा हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बरो का मतलब वैसे क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जानवर होते हैं जो धरती में होल बनाते हैं अंदर जाने के लिए, तो उस होल को क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट्स बनाते हैं बरो, जिससे कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो अंदर चले जाते हैं, बहुत टाइम अंदर ही रहते हैं। बाहर कब निकलते हैं, जब उनको खाना चाहिए होता है या वेदर अच्छा होता है। चलो लिंक अभी मैं टेलीग्राम अभी इसी कमेंट में लगा रही हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। अभी चलो आर्टिकल पढ़ेंगे सभी लोग। रीड द आर्टिकल एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने, चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने लिंक आपको पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में। विथ 4 डेथ्स सो फार, अभी तक, सो फार मीन्स अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो कोल माइनिंग ट्रेजेडी है, जो कोल की खदान, माइन्स क्या होते हैं, माइन होती है खदान, तो खदानों में जो ट्रेजेडी हुई है, जो आपदा आई है, जो हादसा हुआ है असम के डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, असम के इस एरिया में, हैज़ रिवाइव्ड का मीनिंग क्या है, जान डाल दी है। इसने किस चीज़ में जान डाल दिया, मतलब किस चीज़ को फिर से शुरू कर दिया है, इसने शुरू कर दिया है अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, कि इतने लंबे टाइम से एक डिबेट चल रही है, इतने लंबे टाइम से एक डिस्कशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है ऑन दी हजार्डस, हजार्डस मीन्स खतरनाक, कि कितना खतरनाक नेचर है रैट होल कोल माइनिंग इन इंडिया। जिस तरीके से रैट होल कोल माइनिंग होती है इंडिया में। अब रैट होल कोल माइनिंग इंडिया में, रैट होल एक तरीके की कोल माइनिंग है। इसमें क्या होता है, एक बहुत छोटा सा क्या किया जाता है, होल बनाया जाता है, उस होल के थ्रू लोगों को अंदर डाला जाता है और वहाँ से लोग क्या करते हैं, वहाँ से लोग उस पूरे के पूरे टनल में जाके अंदर जाके कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है और लोगों को इस तरीके से, इस तरह के हजार्डस डेंजरस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। एज अपोज टू मॉडर्न कोल माइनिंग, मॉडर्न कोल माइनिंग में क्या होता है,
जो कि मैकेनाइज्ड होती है। मैकेनाइज्ड मीन्स इक्विपमेंट के थ्रू होती है, मशीन्स के थ्रू होती है। तो जो रैट होल पॉइंट्स होते हैं क्रूड के, और जो एंटिकेटेड, एंटिकेटेड मीन्स पुरानी, क्रूड का मतलब क्या, वही क्रूड ऑयल जो निकाला जा रहा है, और जो एंटिकेटेड टेक्निक है लोगों को एम्प्लॉय करने की, बच्चों तक को एम्प्लॉय किया जाता है कि वो बरो करें। बरो मीन्स ग्राउंड के अंदर जाएं, उस छोटे से होल में से वो ग्राउंड के अंदर जाएं और वो स्कूप आउट करें। स्कूप आउट मीन्स निकाल के लाएं। किस चीज़ को निकाल के लाएं? अंडरग्राउंड कोल को निकाल के। कैन यू इमेजिन कि धरती के अंदर आप जा रहे हो और इतना ज़्यादा खराब है, इतना अंधेरा है, इतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, बच्चे भी इस चीज़ में लगाए जा रहे हैं और अंदर से जाके आपको कोल निकाल के लाना है। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ्स दैट दे प्लम, जिस गहराइयों पे वो जाते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए जो ऑड्स हैं, ऑड्स मीन्स चांसेस, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। किस बात के चांसेस हाई हो जाते हैं? दैट देयर पिक एक्सेस, पिक एक्सेस मीन जिससे वो कोल को उठा रहे हैं, विल ऑफन, ये क्या कर देंगे? अनलीश कर देंगे। अनलीश कर देंगे मीन्स फ्री कर देंगे। तो इस बात के भी बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि वो तो खुदाई कर रहे हैं, है ना, पिक एक्सेस से, मतलब कोल उठाने के लिए एक्स चला रहे हैं, हथौड़ी चला रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, गहराई के हिसाब से इस बात के चांसेस बहुत हाई होते हैं कि कहीं वो टॉरेंट ऑफ वाटर, टॉरेंट मीन्स बहुत तेज फ्लो ऑफ वाटर, कहीं कोई वो एक्विफर जहाँ पे पानी स्टोर्ड है उसको ना खोद दे। तो हो सकता है कोई एक हिडन एक्विफर हो, कोई छुपा हुआ पानी का स्टोरेज हो, अगर उन्होंने उसको खोद खोद दिया गलती से, तो क्या होगा? पानी ही पानी हो जाएगा, वो डूब जाएंगे। तो वो क्या करेगा? पानी अचानक से इनंडेट कर देगा। इनंडेट मीन्स बाढ़ ला देगा। उस एक्सकवेटेड टनल में, जो उन्होंने खोदी है टनल, उसमें बाढ़ आ जाएगी, वो लोग डूब जाएंगे। एज इट इज सस्पेक्टेड टू, और ऐसा ही शक किया जा रहा है, ऐसा ही सोचा जा रहा है कि हुआ होगा डीमा हसाओ में। तो इस एरिया में ऐसा ही हुआ होगा जिससे लोगों की डेथ हो गई है। बिकॉज सच इन एक्सीडेंट्स, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं, रिकर मीन्स बार बार हो रहे हैं, ओवर द डेकेड्स, 10 सालों में ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं, अलॉन्ग विद द अटेंडेंट। और फिर क्या होता है, जो साथी होता है उसके भी हेल्थ, मतलब अटेंडेंट भी साथ में, अलॉन्ग विद, उसके साथ साथ और भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ और एनवायरनमेंट के नुकसान भी हैं, हजार्ड्स मीन्स डेंजर्स भी है। दिस मोड ऑफ माइनिंग, इस तरीके की जो माइनिंग होती है, इसको बैन कर दिया गया था, इसको रोक दिया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 2014 में। तो इतना खतरा था, इतनी दिक्कतें थी, इसलिए इस तरह की माइनिंग को रोक दिया गया था। द यूज ऑफ प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वेज, कि भाई आप ध्यान से सर्वेस करो। जियोलॉजिकल सर्वेज मीन्स अर्थ के जो सर्वेज है, कहाँ पानी है कहाँ नहीं है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। और आप मशीन्स को यूज़ करो, आप मशीन्स को यूज़ करो, सर्वेस को यूज़ करो। सर्वेस मीन्स वही चीज़ की जो स्टडी की गई है कि कहाँ पानी है कहाँ नहीं है, कहाँ कोल है कहाँ नहीं है, कितनी डेप्थ तक जाना है। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो जो माइन है जहाँ से आप खुदाई कर रहे हो वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएगी। would have made the mine economically unviable. Unviable means not practical, not feasible, मतलब वो हो ही नहीं सकती। तो अगर मशीनरी को यूज़ करें वो लोग और प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्विस को यूज़ करें तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा एक तरीके से, तो उनको वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएगा। मतलब वो लोग करते इसीलिए नहीं है, रीज़न यही है कि वो चीज़ इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने यही बोला कि कितनी खराब सिचुएशन में लोगों को माइनिंग करवाई जाती है, लोगों की ज़िंदगियों को कितना खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को कितना खतरा होता है। और ऐसा ही केस सामने आया डीमा हसाओ में, और ऐसा शक किया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोगों की डेथ हुई है वो पानी की वजह से ही हुई होगी, कि उन्होंने गलती से कोई पानी की स्टोरेज को या पानी के एक्विफर को हिट कर दिया होगा, जहाँ से पानी निकल के आ गया होगा और वो डूब गए होंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलो आ जाते हैं ग्रामर पे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे देंगे। एक तो मुझे हैज रिवाइव्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है। ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। हैज रिवाइव का सब्जेक्ट क्या है? ट्रेजेडी। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इज मैकेनाइज्ड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ऑड्स आर हाई एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर से पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का। द आर्टिकल हो गया, यूज नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, जियोलॉजिकल एडजेक्टिव, सर्वेज नाउन एंड कंजंक्शन एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, मशीनरी नाउन, वुड वर्ब, हैव वर्ब, मेड वर्ब, द आर्टिकल, माइन नाउन, इकोनॉमिकली एडवर्ब और अनवायबल एडजेक्टिव। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? नहीं बेटा, दैट सब्जेक्ट नहीं, कॉमा से पहले ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आई होप मेनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। पढ़ लिया सभी ने? चल देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द असम चीफ मिनिस्टर हैज स्टेटेड, असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला है, दैट द प्राइम माइन अपियर टू बी, जो माइन थी, जो खदान थी, वो कैसी लग रही थी? प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में। आगे सॉन्ग भी है ना कोई, मीन्स पहली नजर में, हाँ ऐसा जादू कर दिया। तो एट द फर्स्ट साइट मीन्स प्राइमा फेसी। तो उन्होंने क्या बोला कि पहली नज़र में वो साइट कैसी, वो माइन कैसी लग रही थी? इलीगल लग रही थी। और एक वो थी जिसको अबैंडन कर दिया गया था, अबैंडन मीन्स त्याग दिया गया था स्टेट की माइंस और मिनरल्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमने उसको छोड़ दिया था और वो इलीगल थी। इफ दैट इज द केस, अगर ये केस है कि वो माइन इलीगल थी, तो ये क्या दिखाती है? इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली, ये खराब इंप्रेशन देती है ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के मैनेजमेंट के ऊपर, कि ऐसी माइंस को एक्सप्लॉइट करते हो। भाई स्टेट ने त्याग दिया और ऐसी खदानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट मीन्स उसका फायदा उठाया जा रहा है। अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मीनिंग क्या होता है? डिसऑनेस्ट, बेईमान। बेईमान लोग जो है वो ऐसी खदानों का फायदा उठा रहे हैं विथ सच ईज, ईज मीन्स इतनी आराम से, डिस्पाइट द बैन, उसको रोकने के बावजूद भी बैन लगा दिया गया है, रोक दिया गया है, अबैंडन, त्याग दी गई है वो माइन, इलीगल वो माइन है, और फिर भी लोग इतने आराम से उसको यूज कर रहे हैं। तो ये चीज तो मैनेजमेंट के ऊपर एक धब्बा है कि मैनेजमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा उस चीज को। श्योरली, बेशक, दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन, ये सिर्फ कुछ ही पार्ट होगा ऑफ द अनरेगुलेटेड माइनिंग दैट एक्चुअली गोज ऑन, मतलब एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड माइनिंग होती है भाई। अनरेगुलेटेड मीन्स अनकंट्रोल्ड। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2019, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 में पूछा था वेदर इट वाज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि ऐसी माइनिंग चलती रहे, टू कंटिन्यू, क्या ये पॉसिबल भी है कि ऐसी माइनिंग चल जाए विदाउट द कन्विवेंस ऑफ ऑफिशियल्स? भाई इसमें तो ऑफिसर्स भी मिले हुए होंगे, कन्विवेंस मीन्स गलत काम में मिला हुआ होना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल्स मिले हुए ना हो, ऑफिशियल्स करप्ट ना हो और ऐसी माइनिंग चल जाए? ये तो नहीं हो सकता। When it was examining, जब सुप्रीम कोर्ट किस चीज पे जांच कर रहा था? जो रेस्क्यू किया गया था, रेस्क्यू मीन्स बचाया गया था 15 माइनर्स को। 15 लोग थे जो फंस गए थे, ट्रैप्ड थे मीन्स फंस गए थे इन अ रैट होल माइन, एक रैट होल माइन में ही, एक अंदर माइन के अंदर, ईस्ट जैंतिया हिल्स में, दिसंबर 2018 में। तो दिसंबर 2018 में भी यही चीज हुई थी, 15 लोग फंस गए थे, तो उनके रेस्क्यू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना एग्जामिनेशन दे रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि ऐसा पॉसिबल है कि बिना ऑफिशियल्स के मिले हुए, बिना करप्शन के ये चीज हो जाए? अब रिपोर्ट सबमिटेड, एक रिपोर्ट को सबमिट किया गया एक मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा, जो जांच कर रही थी उस कमेटी के द्वारा,
जिसको स्थापित किया था एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, उस रिपोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया दैट डिस्पाइट द बैन है, रोक है, उसके बावजूद भी जो डिमांड है कोल की इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो पावर करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, वो चलाता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, थर्मल पावर प्लांट्स को नॉर्थ ईस्ट एरिया में, कि इतनी ज़्यादा डिमांड है कोल की, क्योंकि वहाँ से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसी से चलती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स उसी से चलते हैं। इसकी वजह से जो डिमांड है वो लगातार क्या कर रही है, सस्टेन मीन्स बना के रख रही है और सपोर्ट करके रख रही है रैट होल कोल माइनिंग को, क्योंकि लोगों को बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। वो वहां से कोल निकालते हैं, इन सीमेंट इंडस्ट्रीज को दे देते हैं, इन थर्मल पावर प्लांट्स को दे देते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज की वजह से जो रैट होल कोल माइनिंग है, जो कि इलीगल है, जो कि बैंड है, जो कि रोक दी गई है, वो भी अभी भी चल रही है। तो ऑथर ने क्या बोला, करप्शन ही करप्शन है, घोटाला ही घोटाला है, चीज़ें बैन हो चुकी हैं, लोगों की जिंदगियां रिस्क पे हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि बेईमान हैं, जो अपने फायदे के लिए उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और माइनिंग करवाते हैं उनसे इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशंस में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, जब कन्वीनियंट मीन्स जो चीज़ आपके लिए सही हो, फेवरेबल हो, स्टेट अथॉरिटीज हैव सॉर्ट आउट, उन्होंने क्या चाहा, सॉर्ट आउट मीन्स चाहा, इवन फैसिलिटेटेड, उन्होंने ऑनर किया, ये क्या हुआ, रैट होल माइनर्स को, मतलब वो लोग जो रैट होल माइनिंग करवा रहे थे उनको ऑनर किया गया, फेलिसिटेट मीन्स उनको रिस्पेक्ट दिया गया। सम फ्रॉम असम, कुछ असम से थे, एज इन 2023 व्हेन दे वर कॉल्ड, क्या उनको क्या बोला गया कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट मीन्स आखिरी ऑप्शन है। तो कुछ लोगों को बुलाया गया, असम के माइनर्स को, उनको सम्मानित किया गया, उनको बोला गया कि भाई तुम हमारा आखिरी सोल्यूशन हो आफ्टर एडवांस मशीनरी तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन तुम हमारा आखिरी रास्ता हो। एंड द एक्सपर्ट ऑफ प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट, और जब बहुत ही प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट जो है, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अर्थ के अंदर की स्टडी करते हैं, एंड अर्थ साइंटिस्ट जो है वो फेल हो गए बचाने में 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो कि फंसे हुए थे इतने बड़े ओवरग्राउंड सिल्की यारा टनल में उत्तरकाशी में। तो हुआ क्या, आप लोगों को याद होगा, हमने इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा था कि सिल्की यारा जो टनल था उसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो अब फंस गए तो साइंटिस्ट को बुलाया गया कि भैया तुम निकाल दो, वो कह रहे भाई हमसे तो नहीं निकल रहे। जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया, भैया तुम कुछ मदद कर दो, उन्होंने कहा हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। फिर मशीनरी को भी यूज़ किया गया कि मशीनरी से निकल जाए, तो मशीन ने भी साथ नहीं दिया। तो ऐसे में क्या किया गया, आखिरी रिजॉर्ट कौन था, आखिरी तरीका क्या था, कौन बचा सकता है, वो माइनर्स बचा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने की आदत है, उनको ऐसे इन्वायरमेंट में काम कराने की भी आदत है। तो उनको बुलाया गया कि भाई तुम बचाओ, उनको बुलाया गया और उनको इसी चीज के लिए सम्मानित भी किया गया। द डीमा हसाओ ऑपरेशन 2, ये भी जो ऑपरेशन है बाकियों की तरह विल एंड, ये भी खत्म हो जाएगा। और जो ओवरऑल सक्सेस मिलेगी या फेलियर होगा कि क्या हम उनको बचा पाएंगे जो लोग फंसे हुए हैं, विल इंड्यूस, ये हमारे अंदर क्या पैदा करेगा, इंड्यूस मीन्स पैदा करेगा अ फेमिलियर मीन्स मिलता जुलता, एमनेशिया का मतलब क्या होता है
एमनेशिया एक तरीके से क्या होता है, भूल गया, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतने सारे लोगों की जिंदगियां खतरे में थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों को निकाला गया, तो अब हमें याद आएगा कि वो चीज जिसको हम भूल गए थे, और दैट विल बी ब्रोकन ओनली। और ये एमनेशिया टूटेगा कब, ये हम जो भूल गए हैं चीजों को, अब ये अब कब टूटेगा, जब अगला एक्सीडेंट होगा। तो ऑथर ने कितनी बढ़िया बात बोली कि एक्सीडेंट होता है, हम भूल जाते हैं उस एक्सीडेंट को, फिर वो एक्सीडेंट दोबारा कब याद आता है, जब दूसरा वैसा एक्सीडेंट होता है, फिर दूसरा एक्सीडेंट होता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर वो दोबारा कब याद आती है वो चीज, जब तीसरा ऐसा एक्सीडेंट होता है। मतलब हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, बार बार एक्सीडेंट होने का वेट कर रहे हैं जिससे कि हमें चीजें याद है। अनटिल डिसिसिव एक्शन, जब तक डिसिसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, टू पंचर, पंचर मीन्स रोकने के लिए, किस चीज को रोकने के लिए, जो इकोनॉमिक्स है रैट होल माइनिंग की, कि रैट होल माइनिंग जो की जा रही है, जब तक इसकी इकोनॉमिक्स को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इन चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा, इनको इकोनॉमिकली अनवायबल नहीं बनाया जाएगा, तब तक इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इंडिया बरो कर रहा है, दूसरा तरीका, इंडिया दूसरे तरीके में एंटर कर रहा है टू अनदर ट्रेजेडी। इंडिया मतलब अपना रास्ता बना रहा है दूसरे एक्सीडेंट की तरफ, दूसरे ट्रेजेडी की तरफ। तो ऑथर ने वही बोला कि भाई रोको इनको, खत्म करो, इनकी इकोनॉमिक्स खत्म करो, इंडस्ट्रीज को बोलो इनसे कोल ना ले, इंडस्ट्रीज इनसे कोल नहीं लेंगी, इनका कोल बिकेगा नहीं, तो ये लोग इस ऑपरेशन को अपने आप बंद कर देंगे, और जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। समझ आया पैसेज सभी को? टोन क्रिटिकल है, अभी बुराई करिए, करप्शन ही करप्शन है, सब मिले हुए हैं। ऑथर चिंतित भी है कि बेचारे उन वर्कर्स के बारे में सोचो जो फंसे हुए हैं, तो कंसर्न्ड भी हैं और टोन क्रिटिकल भी है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया जो लगातार रैट होल माइनिंग थी? क्या इसको लीगल अपहोल्ड भी सपोर्ट किया क्या इसको? नहीं, सपोर्ट तो नहीं किया। तुरंत की तुरंत रोक दिया था? नहीं, तुरंत की तुरंत रोका भी नहीं था, सवाल उठाया था कि बिना करप्शन के कैसे चल रही है ये चीज। आंसर इज ऑथोराइज कर दिया, अथॉरिटी दे दी इमरजेंसी के लिए? नहीं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। कौन सी चीज है जो बार बार चल रही है इन रैट होल माइनिंग इंसिडेंट्स के बाद में? इंप्रूव हो रही है क्या चीजें? नहीं, टोन नेगेटिव थी। सपोर्ट दिया जा रहा है फैमिलीज को? नहीं। फंडिंग हो रही है क्या? नहीं। हम भूल जाते हैं, कब तक भूल जाते हैं, तब तक अगला एक्सीडेंट नहीं होता। आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, फिर स्किमिंग करेंगे। प्राइमरी रीजन क्या है कि लॉज क्यों नहीं बन पा रहे? बताओ, व्हाट इज द मेन रीजन? ऑथर ने क्या बोला कि लॉज क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहे? क्योंकि लोग मिले हुए हैं। ऑथर ने पैसेज में चीख चीख के बोला है कि लोग मिले हुए हैं। तो एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ऑफिशियल्स क्या है, मिले हुए हैं। आंसर इज बी। ऑफिशियल्स मिले हुए नहीं होंगे तो लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा। बहुत से बच्चों को सी भी आंसर लग रहा होगा, सी ट्रू है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है बेटा। क्वेश्चन का आंसर देना है, ट्रू या फॉल्स वाला स्टेटमेंट नहीं था। चलो आ जाते हैं अब स्किमिंग पे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना और ओवरऑल मेन आइडिया समझना। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी मैं सभी को, 5000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट 5000 लाइक्स नहीं है, एक बार तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, परफेक्शन बैच अगर आप लोगों को लेना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, बाकी बच्चों के लेवल पे आना है, तो आज लास्ट डे है 40% डिस्काउंट का। सभी को 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो जो बच्चे आज परफेक्शन का बैच लेंगे। तो आप आज के आज उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में दूंगी। कितना सुपरविजन ज़रूरी है, कितना नज़र रखना ज़रूरी है, नहीं कितना नज़र रखना है, कितना सुपरविजन कंपनीज देती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स को। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। कर दिया लाइक सभी ने? 5000 के 5000 बच्चों ने लाइक कर दिया। चलो मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, चेंज हो रहा है एआई चैटबॉट से। अब एक्चुअल में दिमाग वाले एजेंट्स आ रहे हैं, वो सिस्टम जो स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर हम इंसानों को हमेशा लूप में डालेंगे तो हमें एआई ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रू बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एजेंट्स को कितना फ्रीडम देना चाहिए? आंसर है उतना जितना रिस्क है उससे ज़्यादा। हम कित आंसर किस चीज़ के बारे में कि कितनी बड़ी रिस्क है, हम उन रिस्क को कितना समझ रहे हैं। बहुत कम अगर फ्रीडम देंगे और अगर हम एजेंट की एबिलिटीज़ को रोक देंगे बेसिक क्वेश्चंस के लिए, या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन फिर इससे क्या होगा, कस्टमर की ब्रांड रेपुटेशन भी रिस्क में आ जाएगी। एक अप्रोच है कि हम वेट करें जब तक सब लोग एक ही बात ना कह दें। ऑल्टरनेटिवली वो लोग जो बहुत बोल्ड है वो अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं डिसीजन रूल के को लेके कि उनको अगला करना क्या है। एआई एजेंट्स सिस्टम्स होते हैं जो एक्शन लेते हैं, चैटबॉट्स की तरह नहीं। चैटबॉट्स तो लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ को करने में। बेसिकली मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया यही था कि अभी तक तो हम चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते। चैटबॉट का मतलब क्या होता है, आपने कोई क्वेश्चन दिया, उसने उसका आंसर दिया। तो चैटबॉट क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन दिया, उसका आंसर मिला, क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, इसको बोलते हैं चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स। अब क्या आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स आ रहे हैं। वो एजेंट्स क्या करेंगे, वो इंसानों का रोल प्ले करेंगे। वो खुद ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे, खुद ही प्लान करेंगे, खुद ही डिसीजन लेंगे, मतलब वो इंसानों की जगह काम करेंगे। तो अब ऑथर का ये सवाल है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से फ्रीडम दे देना चाहिए कि तुम्हें जो करना है कर लो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही ना के बराबर फ्रीडम देना चाहिए, उनकी हर चीज़ चेक करनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कंपनीज कंफ्यूज हैं। अब ये करना कैसे है, पूरा फ्रीडम देना है या ना के बराबर फ्रीडम देना है, वो डिपेंड करता है कि जो काम उनको दिया जा रहा है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। मेन आइडिया समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट पैसेज का मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? उनको ऐसे सोचो कि वो बहुत ही एफिशिएंट कोवर्कर्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, डिजिटल लेबर की फॉर्म में। इतने सारे जो अब एआई के एजेंट्स हैं वो वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे, वो इंसानों की जगह काम करेंगे और कंपनीज का आउटपुट चेंज कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस क्या है कि वो काम करे, जैसे कि एम्प्लॉय मांग रहा है कि एक एब्सेंस, रिक्वेस्टिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस। एक सेल्स असिस्टेंट है जो कि क्लाइंट से बात कर रहा है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई इंसान है जो रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो ये सब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स कर सकते हैं। एआई एजेंट्स जो कंट्रोल लेयर बनेंगे, हर तरह का ट्रांजैक्शन उनके थ्रू होके जाएगा। बहुत सारे इंटरफेसेस को हटा देंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हटा देंगे। वो इतने सिंपली काम करेंगे, इतने यूजफुल होंगे। तो ये चैलेंज होगा सब सब दोनों को, टेक्नोलॉजी लीडर्स को भी और सॉफ्टवेयर वेंडर्स को भी। हालांकि अभी थोड़ी सी चिंताएं हैं कि ये जो एजेंट्स अगर आ गए, ये कहीं ह्यूमन को ओवर पावर ना कर दें, ये सारी चिंताएं हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो डरने की हैं, क्योंकि अब बहुत सारे डिसीजंस जो हैं एआई सिस्टम्स लेने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेंगे। एजेंट को पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस देना ये एक पहेली जैसा है। तो ऑथर ने क्या बोला, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स बहुत सारे काम करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, लीव्स अप्रूव करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, चीज़ें करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स कर रहे होंगे जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होंगी। तो करवाना है या नहीं करवाना है, या फ्यूचर क्या होगा, कहीं वो इंसान को ओवर पावर ना कर ले, ये सारा का सारा एक पहेली बना हुआ है। लास्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे।
आपका प्रोडक्टिविटी गेम बेकार हो जाएगा। अगर आप कोई एआई से काम करवा रहे हो, आप पूरे टाइम उसको चेक ही कर रहे हो, तो एआई से काम ही क्यों करवा रहे हो, खुद ही कर लो। तो ऑथर ने क्या बोला कि अगर आप पूरा टाइम ही ध्यान रखोगे कि वो काम क्या कर रहा है, तो सच्चा खुद ही कर लो, प्रोडक्टिविटी को इस फायदा ही नहीं होगा। फिर भी बहुत सारे केसेस में सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। जब से जनरेटिव एआई आया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं जिससे लीडर्स बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। ऑटो डीलर चैटबॉट ने एक ब्रांड न्यू कार दे दी $1 पे। तो ऐसी ऐसी गलतियां भी करी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स ने कि लोगों को लगता है कि भाई एआई से काम तो करवाओ बट ध्यान रखो। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एआई ने एक गाड़ी दे दी थी नई $1 की, इतने प्राइस पे। एक एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराया गया था क्योंकि एआई का जो चैटबॉट था फॉर पॉलिसीज, इट्स एआई चैटबॉट हैल्यूसिनेटेड, मतलब एआई चैटबॉट ने वो पॉलिसीज इमेजिन कर ली थी जो थी नहीं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदार ठहराया। मतलब ऐसी पॉलिसीज थी नहीं, उस एआई ने खुद से इमेजिन कर ली ऐसी ऐसी पॉलिसीज हैं और सारी गड़बड़ कर दी। तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करने में, नज़र रखनी पड़ेगी एआई के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशंस एआई एजेंट्स बना रही हैं जो कनेक्ट करेंगे डेटा के साथ, सिस्टम्स के साथ, नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये दो धारी तलवार है। मतलब एजेंट्स जो हैं चीज़ों को खुद से नहीं बनाएंगे अगर वो इंटरनल सिस्टम्स पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन जितना आप उन पर विश्वास करोगे तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। क्या पता वो होम लोन किसी का अप्रूव कर दें जिसका अप्रूव ही ना होना हो। आपने होम लोन के अप्रूवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट को रख लिया, उसने ऐसे इंसान का अप्रूव कर दिया जो अप्रूव ही ना होना। आपने उसको सोशल सिक्योरिटी दी, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम दिया, स्टाफ को हायर करने का काम दिया, स्टाफ को फायर करने का काम दिया, बहुत ही खतरनाक वेपन सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम दिया। तो उन पर ट्रस्ट बनाना होगा, उनका इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी भी पहेली जैसी हैं। तो ऑथर पूरे पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आ रहे हैं, एआई एजेंट्स आ रहे हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम भी दिए जा रहे हैं, बट अभी भी रिस्क है, अभी भी सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। आप पूरा छोड़ के नहीं चल सकते एआई पे चीज़ों को। समझ आया पैसेज? चलो, तो क्या पहेली है पूरे पैसेज में, ऑथर ने किस पहेली की बात की है, आंसर बताएंगे। कोनंड्रम क्या है? कोनंड्रम ये है कि ज्यादा नजर रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उनको चलाने का, और अगर कम नजर रखोगे तो वो तबाही मचा देंगे। तो यही पहेली है, करें तो करें क्या? आंसर इज बी। चलो, लास्ट क्वेश्चन। एआई एजेंट्स को अगर आपने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए दे दिया तो क्या रिस्क हो सकता है? अगर उनको इंपॉर्टेंट काम करने के लिए दे दिया तो वो ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगे, ये तो रिस्क तो नहीं है? बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे इंसान के सुपरविजन पे, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। वो इनकरेक्ट डिसीजन लेंगे ही लेंगे, विल गड़बड़ कर दिया। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनको महापापी अवार्ड दे रहा था, वो कहते हैं कि एआई तो गलत ही डिसीजन लेगा, अगर उनको अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया तो वो गलत ही डिसीजन लेगा। कैन होता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर। विल का मतलब है लेगा ही लेगा, नहीं। हाँ, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिंदगी वाले एक्शन, जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले एक्शंस को, जिससे कि उनका डिसीजन बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएगा। आंसर इज डी, नॉट सी। थोड़ा सा सी और डी में थोड़ा सा एक पहेली थी, इसलिए बहुत समझ के, सोच समझ के आंसर देना है। चलो, प्रेसिज राइटिंग और मेल राइटिंग आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। चलो, मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। बी इन द स्विम मीन्स आप इन्फॉर्म्ड हो, अपडेटेड हो। कांट कट द मस्टर्ड मतलब आप वो स्टैंडर्ड मीट ही नहीं कर रहे हो। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इंटरेस्टिंग लाइफ तभी होती है जब नई नई चीज़ें होती हैं। वैग द डॉग मीन्स आपने टॉपिक चेंज कर दिया। थम वंस नोज किसी को डिसरिस्पेक्ट किया। DABEC। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।
जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। और तो इसीलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है रोज़ आपको एडिटोरियल की क्लास देने की, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, आपकी जिम्मेदारी है रोज़ के रोज़ कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग लिखने की। चलो, आज इस ऑफर की लास्ट डे है, 16 जनवरी है, तो अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास में रेगुलरली आ जाओ। ये 2 क्लासेस 2 घंटे रोज़ के आपकी इंग्लिश को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। एसएससी का पेपर दोगे, बैंक का पेपर दोगे, कोई भी पेपर दोगे, इंग्लिश बहुत आसान लगेगी अगर आप इन 2 क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हो। अगर नहीं आ रहे हो तो ऑलरेडी आप लाखों बच्चों से बहुत पीछे हो, क्योंकि मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एडिटोरियल और परफेक्शन रेगुलरली कर रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि आप क्लासेस में रेगुलरली आओ। इतना कर लिया रोज़, 2 महीने भी रोज़ कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। आपको अपनी इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, मतलब बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर हो गया है ना जिसमें इतनी जॉब्स आती हैं, बैक टू बैक आती हैं। मतलब एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ तो आया ही हुआ था कि आईबीपीएस का कैलेंडर और आ गया, जिसमें आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सारे एग्जाम्स का बैक टू बैक आ गया कि कब कब ये एग्जाम्स होंगे। तो मतलब इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे आपके पास अवसर हैं, और अगर अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो क्या ही कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इस पूरे साल बैक टू बैक एग्जाम्स होने वाले हैं। अब अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करो अगर अभी तक नहीं की है, और क्लासेस में रेगुलरली आओ। ये कोड आप लगाओगे, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 16 जनवरी तक के लग जाएगा, विच इज़ टुडे। ठीक है, जिन बच्चों को रिन्यू करवाना है वो रिन्यू भी करवा सकते हैं, जिन्होंने पहले लिया हो बट किसी कारण पढ़ाई नहीं की थी वो रिन्यू करवा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ आपको सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन, सारा कंटेंट मिल जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करना है, सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करनी है बेटा, निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।